हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताना चाह रही थी जो हमारी दादी हमको सुनाती थी। वो हमारी अपनी कम्युनिटी में ऐसा हुआ था और वो इंसिडेंट कुछ ऐसे था कि हमारे ख़ानदान में एक साहिबा थी जिनका नाम मैं फ़र्ज़ी नाम कर देती हूँ। हाइपोथेटिकली शी वाज कॉल्ड नसीम। और वो बड़ी अच्छी गुड लुकिंग बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और कि बिकॉज शी वाज वेरी गुड लुकिंग तो उनके घर वालों ने कहा कि हम इसकी बहुत अच्छी जगह शादी करेंगे। तो दे वेटेड फॉर द राइट प्रपोजल एंड उनकी थोड़ी सी उम्र निकल भी रही थी लेकिन फिर भी दे वेटेड और फिर उनका एक बहुत अच्छी जगह से एक साहब का प्रपोजल आया कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ फिर उनकी शादी कर दी और फिर वो वहाँ जैसे उनकी शादी हुई तो उसके बाद थोड़ा सा उनको एक महीना उन्होंने गुजारा अपने इन लॉस के घर में। लेकिन उनके हस्बैंड का फैक्ट्री, इनकी हस्बैंड की जो फैक्ट्री थी वो उनको उस जगह से दूर पड़ती थी तो उन्होंने दे शिफ्टेड टू अ प्लेस इन कराची कॉल्ड द ड्रिग रोड। जब वो वहाँ हुए तो अच्छा उनको ये साहब ने जो ये घर खरीदा तो वो एक घर कुछ डिस्प्यूटेड सा घर था। आई मीन पीपल वर टेलिंग हिम नॉट टू बाय द हाउस बिकॉज दे सेड कि वो जिंक्स्ड है। तो उन्होंने, वो एक प्रोग्रेसिव आदमी थे, उन्होंने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं दिया और उन्होंने वो प्रॉपर्टी बाय कर ली। और फिर उसके बाद जब वो उस घर में मूव हुए तो इट वाज गोइंग नॉर्मल। दादी बताती थी कि 20 डेज तक कुछ भी नहीं हुआ और सब सेटल हो गए। तो उनके जो हस्बैंड थे नसीम बाजी के, उन्होंने कहा कि देखो इट वाज ऑल जस्ट रूमर और हमने सही किया, हमने एक घर खरीद लिया। इट वाज अ वेरी नाइस हाउस और बहुत इसकी प्राइस भी बड़ी अप्रोप्रिएट थी। 21st डे ये हुआ कि नसीम बाजी जो थी वो उठी, उन्होंने उठ के अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दिया और फिर नाश्ता देने के बाद उनके हस्बैंड अपने फैक्ट्री चले गए। और जब वो फैक्ट्री गए तो उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, अंदर से लॉक करके और वो अपना काम करने लगी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊं। इस घर के एक एंड में, जैसे पुराने जमाने के घर होते थे कि घर के कोने में दे यूज्ड टू मेक अ रूम, आइसोलेटेड रूम, एंड दैट यूज्ड टू बी द स्टोरेज रूम फॉर द फैमिली। तो उन्होंने एक स्टोरेज रूम जो था वो बना के रखा हुआ था उस घर के कोने में और स्टोरेज रूम में वो अपनी अनयूज्ड चीज़ें, अनवांटेड चीज़ों को जो थे वो रखा करते थे। तो उन्होंने जब वो उनके हस्बैंड चले गए तो वो अपने कमरे में कुछ यूजुअली काम कर रही होती थी तो उन्होंने एकदम से देखा कि उनके हस्बैंड बैठे हुए और वो उठ के दूसरे कमरे में गए। तो ये हैरान हुई कि अभी तो मैंने इनको घर से बाहर भेजा है, ये अभी वापस कैसे आ गए। और फिर वो उनके पीछे पीछे दूसरे रूम में गई तो फिर उन्होंने देखा कि वो उस रूम से भी गायब हो गए। तो वो परेशान हो गई कि ये क्या है कि पहले मैंने इनको एक रूम में देखा फिर दूसरे रूम में देखा।
پھر وہ غائب ہو گئے. پھر انہوں نے چیک کیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ گھر کے اندر کیسے آئے, کیونکہ میں نے تو گھر لاک کر دیا تھا اندر سے. تو she went outside to see the door and it was locked from inside. تو وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں میں ہیلوسینیٹ کر رہی ہوں یا کیا ہے, I don't know. لیکن انہوں نے کہا میں اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں, تو انہوں نے کہا نہیں, اگر میں بتاؤں گی ان کو تو وہ یہ کہیں گے کہ تمہیں کچھ وہم ہو رہا ہے, میرا مذاق اڑائیں گے. تو میں نے جو تھا وہ ان کو نہیں بتایا. تو پھر کچھ دن ایسے گزرتے گئے, کہنے لگی کہ ہم کو روز کچھ نہ کچھ ایسے نظر آتا تھا, اور پھر ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ اس چیز کو, وہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتاتی تھیں یہ سب باتیں. تو پھر ایک دفعہ انہوں نے ہمت کر کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا, کیونکہ یہ فریکوینٹ ہوتا رہتا تھا کہ وہ روز دیکھتی تھیں اور کہتی تھی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہی ہو. انہوں نے ڈر ڈر کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا, تو انہوں نے پھر وہی کیا جو کہ جب یوزلی لوگ کرتے ہیں کہ تمہارا وہم وغیرہ ہوگا. بٹ ان کے ہسبینڈ ان میں نا کچھ چینجز دیکھنا شروع انہوں نے کر دی تھیں, کہ وہ تیار نہیں ہوتی تھیں, کنگھا نہیں کرتی تھیں, منہ نہیں دھوتی تھیں, تھوڑی انٹائیڈی سی رہنے لگ گئی تھیں گھر میں. تو انہوں نے یہ بات جو تھی وہ ان کے گھر والوں سے ڈسکس کی, مطلب ان کے چپ چپ رہتی تھیں, ان سے بات نہیں کرتی تھیں, زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتی تھیں, کھانا نہیں بناتی تھیں, گھر کی صفائی the usual mundane work جو ہوتا ہے ایک خاتون کا, وہ نہیں کرتی تھیں. انہوں نے ان کے گھر والوں سے ایسے ڈسکس کیا پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ شاید بیمار ہے یا ڈپریشن میں ہے, جو بھی ہے. تو سب نے کہا, ان کے جو ایک اپنے ماموں کے گھر, وہ ان کی بیوی کے ماموں کے گھر میں, نسیم آنٹی کے بیوی کے ماموں جو تھے, نسیم آنٹی کے ماموں کے گھر میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے ماموں جو تھے وہ تھوڑے سے پہنچے ہوئے تھے, وہ مشہور تھا کہ وہ بڑے بزرگ انسان ہیں, اور وہ پتہ لگا لیتے تھے, ان کو ایک کنفیوژن ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے. تو وہ ان کے پاس ایک تعویذ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک تعویذ ہے, میں اتار نہیں کرتا جنوں کا, لیکن میرے پاس ایک تعویذ ہے کہ لیکن جو میں کسی کے اگر ہاتھ پہ رکھوں تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں. تو وہ اپنا وہ تعویذ نکال کے لے کے آیا, انہوں نے نسیم باجی کے ہاتھ پہ رکھا. تو جیسے انہوں نے رکھا, ان کو کچھ فیلنگز آنی شروع ہوئی, اور انہوں نے, نسیم باجی نے فوراً وہ تعویذ اپنے ہاتھ سے پھینک دیا. تو ان کے ماموں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور تم اس کا علاج کسی سے کرواؤ. اچھا, اسی دن جب وہ واپس اپنے گھر گئے ہیں, نسیم باجی کے ہسبینڈ ان کو گھر لے کے, تو نسیم باجی کے اوپر کچھ عجیب سی سچویشن ہونی شروع ہو گئی, اور وہ ان کی آواز چینج ہو گئی, اور وہ عجیب عجیب طریقے سے باتیں کرنا شروع ہو گئیں. تو انہوں نے فوراً ان کے نسیم باجی کے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, اور میرے خیال ہے آپ لوگ جن عالم کا بتا رہے تھے ہم ان کو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو انہوں نے ان عالم کے پاس, اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس اتنی گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں, تو انہوں نے ٹیکسی منگوائی. تو ٹیکسی منگوا کے, نسیم باجی کے 5 بھائی تھے اور ایک ان کے ہسبینڈ, تو انہوں نے کسی طرح ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا, 6 لوگ اور پلس ڈرائیور. آپ سوچیں کہ ان دنوں ایسے لوگ اس کے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, مگر نسیم باجی نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا, مطلب وہ بیٹھ ہی نہیں پا رہے تھے. گاڑی چلا دی انہوں نے, ٹیکسی چلا دی, تو وہ she was getting very restless. تو at one point انہوں نے وہ گاڑی روکی because she was moving so bad کہ وہ پوری ٹیکسی جو تھی وہ ہل رہی تھی. تو ٹیکسی والے نے آگے جا کے, بلکہ اس ٹیکسی کی جو ٹائر تھے وہ پھٹ گئے. تو سب لوگ اترے دیکھنے کے لیے کہ ٹیکسی کے ٹائر پھٹ گئے, کیونکہ وہ موو اتنی کر رہی ہے. تو وہ ٹیکسی کو روکا گیا. تو جب وہ جیسے انہوں نے ٹیکسی کو روکا اور دروازہ کھولا, تو وہ باجی نسیم جو تھیں وہ بھاگ گئی, گاڑی سے نکل کے, ٹیکسی سے نکل کے بھاگنے لگی. ان کو سب پکڑ وکڑ کے لے کے آیا. انہوں نے اپنے بھائیوں پہ, ہسبینڈ پہ اٹیک کیا, بہت زور زور سے ناخون مارے ان کو, اور سب زخمی ہو گئے. ٹیکسی کے پاس لے کے آئے, دوسری ٹیکسی روکی, وہ والا ٹیکسی والا چلا گیا اور دوسری ٹیکسی روکی. تو جب دوسری ٹیکسی آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پوری ٹیکسی کو
नसीम बाजी ने उठा के उल्टा कर दिया. वन सिंगल वुमन, उन्होंने उस टैक्सी को पलट दिया. अच्छा, अब फिर उन्होंने कहा कि वहां पे तो ले जा नहीं सकते इनको, अब ऐसा करते हैं घर में बुला के लेके आते हैं. उन्होंने एक मौलवी साहब लेकर आए कि जो पैसे भी नहीं लेते थे, बड़े अच्छे नेक से इंसान थे. उनका नाम मियाँ जी बताती थी हमारी दादी, कि मियाँ जी को वो लेकर आए और मियाँ जी ने जो था वो उनके ऊपर कुछ अमल किया और उनसे कहा, इनके भाइयों से कहा कि इसका सांस रोको. तो जब वो भाई उनकी तरफ लपके तो वो अटैकिंग मोड में आ गई नसीम. तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इसका सांस रोकना पड़ेगा, इसका सांस रोको वरना ये जिन बाहर नहीं निकलेगा. तो उनके भाइयों ने बड़े मुश्किल से इनका सांस रोका, तो थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल ऐसे हो गई, पीसफुल सी हो के, और वो बेहोश हो गई. तो घर वाले समझे कि अब ठीक हो गई हैं. वो घर ले गए, घर ले जाके उन्होंने उनको अपने कमरे में लेटा दिया. अब लेटाया तो उनके हस्बैंड दूसरे कमरे में थोड़ा सा आराम करने गए. अब जब आराम करने गए तो उन्होंने कहा लेट मी गो एंड चेक बैक, के वो मैं जरा जाके देखूं वाइफ को क्या कर रही है. तो उन्होंने देखा कि वो नसीम बाजी जो थी वो बिस्तर पे स्ट्रेट लेटी हुई हैं और छत पे तके जा रही हैं. तो वो अपनी वाइफ के पास गए और उन्होंने कहा नसीम, तुम बेहतर फील कर रही हो? तो नसीम बाजी उठी और एकदम से उनको बिल्कुल रेड आइज के साथ देखना शुरू हो गई और बड़ी she started giving him a sinister smile. तो वो फिर परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, अभी तो हमने निकलवाया था, फिर ये कुछ हो गया. तो फिर उन्होंने मियाँ जी के घर कोई बंदा भेजा. उस जमाने में फोन नहीं होते थे. मियाँ जी को वो लोग लेकर आए घर के अंदर, और मियाँ जी ने कहा कि जब वो मियाँ जी उनके घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि इनके घर में जो वो स्टोर रूम था उसकी तरफ मियाँ जी ने देखा और कहा कि दरअसल तुम्हारे इस घर के अंदर ये जो स्टोर रूम, स्टोरेज रूम है, इसमें 22 जिन रहते हैं. 22 जिन का बसेरा है, और ये 22 जिन जो हैं ये बार बार एक के बाद एक इसके ऊपर आ रहे हैं. अब मैं कोई एक अमल ऐसा कर दूंगा कि 3 दिन तक ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे. हर 3 दिन गुजर गए. चौथे दिन नसीम बाजी की फिर वही हालत हो गई और फिर मियाँ जी फिर आए. उन्होंने उतार किया, उतार करते रहे 21 टाइम्स उन्होंने उतार किया. तो ही fought with 21 जिन्स, but लास्ट जिन के लिए उन्होंने कहा कि now this jinn is very powerful, this entity is very powerful, I can't deal with him. So he gave another person's reference. उन्होंने कहा कि रफीक बाबा होते हैं कोई, उनसे आप करवाएं. और वो ही उनके पास बताते थे हजारों जिन थे रफीक बाबा के पास. उनको रफीक बाबा के पास लेके गए बड़ी मुश्किलों से. फिर वो ये इंसिडेंट्स होते थे कि ले जाना चाह रही होती थी, वो रेजिस्ट करती थी, टैक्सी में नहीं बैठती थी. वही सारे किस्से उसी तरह से उसी सीक्वेंस में कुछ ना कुछ होते रहते थे. रफीक बाबा के पास ये उनको लेके गए, और रफीक बाबा के पास जब ये लोग लेके गए हैं तो रफीक बाबा ने बहुत देर तक कुछ अमल करते रहे. और जो नसीम थी उनकी बेचारी की हालत खराब हो रही थी. उनको हाथ पांव से बांधा हुआ था, 5 भाई भी नहीं संभाल पा रहे थे और बहुत मुश्किलों से कंट्रोल हुआ. फिर उन्होंने उनके एक भाई के हाथ में एक बोतल दी, नसीम बाजी के भाई के हाथ में, और उनसे कहा कि जैसे ही मैं तुमसे कहूँ इस बोतल के ऊपर डार्ट लगाओ. वो यू नो द कॉर्क की जो एंडिंग्स होती है, कॉर्क से जो बंद करते हैं बॉटल को, कि जैसे मैं तुमसे कहूँ कि इस बॉटल को बंद करो, फौरन इस बॉटल का जो है ना इसको बंद कर देना, एंड को जस्ट कीप इट. तो उन्होंने जैसे उस बॉटल को बंद किया, उन्होंने कहा कि थोड़ी बाद कुछ धुआं सा उठा, और वो धुआं जो था वो स्ट्रेट बॉटल के अंदर गया. तो उन्होंने कहा कि इसको बंद कर दो. तो उन्होंने फौरन उसके ऊपर डार्ट लगा दिया और उन्होंने कहा अब इसको ले जाकर घर के अंदर एक गड्ढा खोदो और उसके अंदर इसको डाल दो, उस बॉटल को डाल दो, उस पर मट्टी लगा दो और इस बॉटल को अब कभी नहीं खोलना. तो
उन्होंने ऐसे ही किया। फिर वो नसीम बाजी ठीक हो गई, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड की नेक्स्ट ईयर डेथ हो गई, और नसीम बाजी की भी उससे 6-7 साल के बाद। एंड शी वाज वेरी फिजिकली वीक बिकॉज ऑफ दोज एपिसोड्स। आप सोचें एक बॉडी के अंदर 22 टाइम्स जिन आए डिफरेंट किस्म के, और वो कितनी वीक हो गई थी, खाती नहीं थी, बीमारियां हो गई थी, इलाज करवाया, हस्बैंड खत्म हो गए, उनका कारोबार खत्म हो गया, भाइयों ने कुछ दिन जाहिर रखा जब तक वो जिंदा रही, बट शी कुडंट सर्वाइव, बच्चे भी नहीं थे उनके। एंड आफ्टर 5-6 years जो था वो उनकी डेथ हो गई। तो इट्स वो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी दादी हमको ये सिखाती थी कि जब वो हमें कुरान पढ़ाती थी तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी दादी ने ये बात सिखाई थी, ये समझाई थी। और हमें जब सूरह जिन पढ़ाई थी उन्होंने, तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बनाई थी कि कोई भी चीज जो तुम्हें सुपर नेचुरल लग रहे हो, आउटराइटली उसको रिजेक्ट नहीं करना, बिकॉज अल्लाह मियाँ हैज मेड सो मेनी एंटिटीज एंड there's so much in life that you might not know, और जो अल्लाह ही जानता है। तो इन सब चीजों को एज आउटराइटली रिजेक्ट ना करना। बस मैंने आपके साथ हस्बैंड की जो डेथ हुई वो नेचुरली हुई थी? नेचुरल लगती तो वो नेचुरली थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 1 year के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो देयर मस्ट बी समथिंग इन्वॉल्व, बिकॉज वो होता ये था कि जब एक जिन आता था उनके ऊपर और वो उस जिन को उतारते थे, तो वो मियाँ साहब ये कहते थे कि वो जो दूसरा जिन इसके ऊपर चढ़ता था ना, तो वो बदला लेता था कि आपने मेरे पहले जिन को नुकसान पहुंचाया, तो वो बदला लेने के लिए उनकी बॉडी में आता था। तो अब गॉड नोज उन्होंने कुछ इसी किस्म की कोई चीज हुई होगी कि किसी एंटिटी ने उनको स्लो पॉइजन किया होगा जो पता ही ना चला हो, और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब इसको काले जादू के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली देयर वाज वन सोर्स, दैट स्टोर रूम। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के 2 तरीके हैं, चाहे तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा।